आज से हम लोग यूपीएससी के जर्नी को शुरू करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, और इस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है द पावर ऑफ एनसीईआरटी की सीरीज। ठीक है, और जिसमें हम लोग 6 to 12 तक की ओल्ड एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। ओल्ड एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। वो सारा एनसीईआरटी देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है, जो यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है, जो स्टेट पीसीएस का अगर कोई एग्ज़ाम देना चाहता है तो कोई भी जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम देगा तो एनसीईआरटी तो पढ़ना तय है। तो फाउंडेशन को अपना स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये हम लोगों का जो पहला कदम है, जिसमें हम लोग 6 to 12 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। ठीक है, और जब ये कंप्लीट पढ़ लेंगे तब आप अपने आप में डिफरेंस देख सकते हो कि आपको अभी कितना नॉलेज है, और जब पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लोगे तब आपको कितना नॉलेज होगा। ठीक है, तो हम लोग अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिसके लिए हम लोग 6 to 12 तक की एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। अब आज से हम लोग शुरू करेंगे 6 क्लास की हिस्ट्री वाली एनसीईआरटी से। ओल्ड वाली एनसीईआरटी है ये। ठीक है, जिसमें आज हम लोग पहला चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। टोटल 12 चैप्टर इसमें है, एक एक करके देख लेते हैं। पहले व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, ये पहला चैप्टर है। ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, दूसरा चैप्टर। फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड इन द अर्लीस्ट सिटीज, व्हाट बुक्स एंड द ब्यूरियल्स टेल अस, किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज, अशोका द एम्पेरर हु गेव अप वॉर, वाइटल विलेजेस, थ्राइविंग टाउन्स, ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। ठीक है, इस तरीके से टोटल 12 चैप्टर है, 1 से लेकर 12 तक। एक एक चैप्टर को हम लोग सलीके से पढ़ेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा चैप्टर को कंप्लीट करने में, लेकिन चैप्टर का A to Z कंप्लीट करेंगे, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं हम लोग, क्योंकि फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा। हर चीज़ को पढ़ेंगे और सलीके से पढ़ेंगे। तो चैप्टर 1 है ये हमारा, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। अगर इसको एक वर्ड में अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ द हिस्ट्री, यानी कि सोर्सेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो ये है रशीदा। रशीदा क्या कर रही थी, कोई भी चैप्टर जब शुरू होगा इस क्लास में एनसीईआरटी में तो एक कैरेक्टर से जो है एनसीईआरटी शुरू करेगा। इसमें जो है वो रशीदा है। रशीदा एक बार न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते सडनली हर आइज फेल ऑन ए स्मॉल हेडलाइन 100 years ago। अब वो सोचने लगी कि 100 साल पहले क्या हुआ था, ये कोई कैसे जान सकता है। ये इसके दिमाग में सवाल आ गया, रशीदा के दिमाग में, कि 100 साल पहले क्या हुआ था, कोई कैसे जान सकता है। तो एनसीईआरटी एक एक करके चीज़ों को डील करेगा। देखो भैया, हम लोग कैसे कैसे जान सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यस्टरडे के बारे में, कि अगर कल के बारे में हम लोगों को जानना हो तो हमारे पास क्या सोर्सेस है। हम ये कर सकते हैं कि रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया सोर्सेस, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कल का कहानी क्या था। लास्ट ईयर के बारे में जानना चाहें तो आस्क समबडी हु रिमेम्बर्स, हम उससे पूछ सकते हैं जो जिसको याद हो सारी चीज़ें। तो ये भी एक सोर्सेस हो गया, जिससे हमको पता चलेगा 1 साल पहले के बारे में। और आज का जो ज़माना है उसमें तो भैया सोशल मीडिया का ज़माना है और नेट का ज़माना है, तो 1 साल पहले के बारे में आराम से पता कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं कि लॉन्ग अगो क्या हुआ था, बहुत बहुत साल पहले क्या हुआ था, तो ये कैसे जान सकते हैं, इसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब कि क्या सोर्सेस है जिससे हम लोग 100 साल पहले के बारे में जान सकते हैं। तो ये जानने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम लोग पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं, ये चीज़ों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्या क्या जान सकते हैं हम लोग पास्ट के बारे में। हम लोग पास्ट के बारे में ये जान सकते हैं कि उस वक्त के लोग क्या खाते थे भैया, ठीक है, क्या पहनते थे। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये जान सकते हैं कि वो कहाँ रहते थे, ये भी जान सकते हैं। फिर हम लोग ये जान सकते हैं कि भैया उनके बच्चे जो है क्या गेम खेलते थे, चिल्ड्रेन कौन सा गेम खेलते थे।
कौन सा प्ले था उनका, सॉन्ग के बारे में जान सकते हैं, स्टोरी के बारे में जान सकते हैं, और हम लोग जान सकते हैं लाइव्स के बारे में। किन के लाइव्स के बारे में हम जान सकते हैं? हंटर्स के बारे में, फार्मर्स के बारे में, रूलर्स के बारे में, ठीक है, और भी बहुत सारे जो है चीज़ें इसमें दी हुई है, पढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं इस पैराग्राफ को रीड करके देखते हैं। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट? देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। व्हाट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स दे वोर, द हाउसेस इन विच दे लिव्ड. We can find out about the lives of the hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craft persons, artists, musicians, scientists. We can also find out about the games children play. हम लोग ये पता कर सकते हैं कि उसमें बच्चे क्या खेलते थे। The stories they heard, वो क्या कहानी सुनते थे। The plays they saw, कौन सा वो खेल जो देखते थे। The songs they sang, कौन सा वो गाना गाते थे। तो ये सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले जो एनसीईआरटी उठाया कि लोग कहाँ रहते थे, ठीक है, वेयर डिड पीपल लिव। इसमें हम लोग 5 लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या है? पहला है नर्मदा, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा लोकेशन, इंपॉर्टेंट लोकेशन है हमारा सुलेमान प्लस किर्थर हिल्स, ठीक है। तीसरा लोकेशन क्या है? गारो प्लस विंध्या, ठीक है। चौथा लोकेशन क्या है? इंडस प्लस उसकी ट्रिब्यूटरीज। चौथा लोकेशन गंगा प्लस उसकी ट्रिब्यूटरीज। ये 5 लोकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला लोकेशन है नर्मदा रिवर, उसके बारे में देखते हैं। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक of this river for several 100,000 years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is, people who gathered their food. They knew about the vast wealth of plants in the surroundings, forest, and the collected roots, fruits, and the other forest produce for their food. They also hunted animal. एक लाइन में बात करें तो यहाँ का जो लाइवलीहुड था नर्मदा रिवर के आसपास के रहने वाले लोग का, वो था हंटिंग और गैदरिंग, हंटिंग प्लस गैदरिंग, ठीक था। वो स्किल्ड गैदरर्स थे और हंटिंग करते थे एनिमल को। इस तरीके से उनका लाइवलीहुड चलता था। ये था नर्मदा रिवर का लोकेशन का। क्या इंपॉर्टेंट है? हंटिंग प्लस गैदरिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद का जो लोकेशन है वो है सुलेमान और किर्थर हिल्स, ठीक है। सुलेमान और किर्थर हिल्स। सुलेमान और किर्थर हिल्स किस लिए इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट एविडेंस हमारा मिलता है व्हीट और बार्ली का, ठीक है। सम ऑफ द एरियाज वेयर women and the men first began to grow crops such as the wheat and the barley. About 8,000 years ago are located here. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle. तो किस लिए इंपॉर्टेंट हो गया? फर्स्ट एविडेंस ऑफ व्हीट और बार्ली, ठीक है। और इसके साथ साथ प्लस डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। अब थर्ड लोकेशन हम लोग देखते हैं। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। सारा लोकेशन को मैप में देखेंगे अभी। देयर वेर सम ऑफ द अदर एरियाज वेर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। Agriculture developed. The places where rice was first grown are to the north of the Vindhyas. सबसे पहले राइस का कल्टीवेशन कहाँ पे होता है? फर्स्ट एविडेंस ऑफ द राइस कल्टीवेशन इज फाउंड नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, ठीक है। तो राइस के कल्टीवेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया? नॉर्थ ऑफ द विंध्यास का लोकेशन। अब चौथा लोकेशन देखते हैं। द इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास 4700 ईयर्स अगो सिटीज का डेवलपमेंट होता है। अर्लिएस्ट सिटीज का डेवलपमेंट, जैसे हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन लगभग 4700 ईयर्स अगो। तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट हो गया? अर्लिएस्ट सिटीज के लिए,
अर्लियर सिटीज का डेवलपमेंट के लिए, और 2500 ईयर्स अगो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास सिटीज का डेवलपमेंट होता है। इस तरीके से 5 लोकेशन हमारा कंप्लीट हुआ। अब मैप में हम लोग देख लेते हैं एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से। ये है मैप। सबसे पहला लोकेशन हम लोगों ने पढ़ा नर्मदा रिवर। अब ये किस लिए इंपॉर्टेंट था? हंटिंग गैदरिंग के लिए, हंटिंग एंड गैदरिंग के लिए, ठीक है। फिर दूसरा लोकेशन हम लोगों ने पढ़ा सुलेमान और किरतर हिल्स। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है भैया? तो इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एविडेंस ऑफ व्हीट प्लस बार्ली, और इसके साथ साथ प्लस डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है। उसके बाद थर्ड लोकेशन हम लोगों ने पढ़ा गारो और ये विंध्यास, और नॉर्थ ऑफ द विंध्यास क्या था? राइस कल्टीवेशन, ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर हम लोगों ने पढ़ा इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास का लोकेशन सारा। इसमें क्या था? 4700 ईयर्स अगो अर्लियर सिटीज का डेवलपमेंट। सिटीज का डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज का सारा लोकेशन। यहाँ पे 2500 ईयर्स अगो सिटीज का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इस तरीके से 5 लोकेशन को हम लोगों ने पढ़ा। अब चलते हैं आगे। आगे का पैराग्राफ क्या है? आगे का पैराग्राफ जो है वो है रिलेटेड है किस चीज से? तो वो है रिलेटेड है हमारा, एक ये है, देख लेते हैं। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सोन, ठीक है। एंशियंट टाइम द एरिया अलोंग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज द मगध। Its ruler were very powerful and set up a large kingdoms. Kingdoms were set up in the other parts of the country as well. ठीक है। गंगा के साउथ में सोन रिवर बहती है, इसके आसपास वाला जो पूरा एरिया है ये मगध साम्राज्य था, और ये मगध साम्राज्य बहुत पावरफुल साम्राज्य था, ठीक है। बस यही कहना चाह रहा, बाकी जो हम लोग पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में डिटेल में। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है रिलेटेड है किस चीज से? तो वो रिलेटेड है माइग्रेशन से। Throughout, people traveled from one part of the subcontinent to the another. The hills and the mountains, including the Himalayas, desert, rivers, and the seas, made journeys dangerous. ये सब चैलेंजेज है। क्या है? डिजर्ट, रिवर्स, हिमालयाज, ये सब चैलेंजेज है जो कि रुकावट एक पैदा करता है कि माइग्रेट नहीं करने देता, लोगों को जर्नी में डिफिकल्टी आती है, ठीक है। सो मेन एंड द वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ द लाइवलीहुड, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं था, ठीक है। इसलिए मेन हो या वीमेन हो मूव करते थे अपने लाइवलीहुड के लिए। एंड ऑल्सो escape from the natural disaster like flood, droughts. Sometimes men marched in armies conquering other lands. Besides, merchants traveled with caravan or ships carrying valuable goods from place to place, and religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instructions and advice on the way. Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventures, wanting to discover new and exciting places. All these led to the sharing of ideas between the people. अब इसका देखो कहानी क्या है। कहानी ये है कि ट्रेवल करने के लिए चैलेंजेस क्या क्या थे हमारे पास, क्या क्या है? पहला तो है फॉरेस्ट, क्रॉस करना कितना मुश्किल काम होगा। डिजर्ट, ओशन, माउंटेन, ठीक है। लेकिन ये सब चैलेंजेस के बावजूद भी ये इम्पॉसिबल नहीं था कि लोग जो है माइग्रेट नहीं करते थे, नहीं, ठीक ना। ये सब चैलेंजेस के बावजूद भी लोग माइग्रेट करते थे, ऐसा नहीं था कि लोग माइग्रेट नहीं करते थे। तो ये इम्पॉसिबल नहीं था, इम्पॉसिबल नहीं था कि लोग माइग्रेट ना करें, लोग माइग्रेट करते थे, ठीक है। लेकिन क्यों माइग्रेट करते थे भाई? वाई पीपल मूव्ड, क्यों मूव करते थे? उसका क्या रीजन था?
तो एक एक करके सारा रीजन को पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो पहला तो हो गया लाइवलीहुड, ठीक है। दूसरा हो गया नेचुरल डिजास्टर में जैसे फ्लड हो गया, ठीक है, ड्रॉट हो गया, ठीक है। तीसरा हो गया मर्चेंट अपने बिजनेस पर्पस से मूव करेगा। चौथा हम ले लेते हैं जो है लैंड कॉन्कर करने के लिए, लैंड कॉन्कर करने के लिए, ठीक है। पांचवा देख लेते हैं हम लोग रिलीजियस टीचर मूव करते थे। फिर उसके बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि भैया एडवेंचर के लिए, टू फाइंड न्यू प्लेसेस, नई नई जगहों को खोज करने के लिए भी लोग मूव किया करते थे। अब ये सब का रिजल्ट क्या निकलता है? ये सब का रिजल्ट ये निकलता है कि क्या क्या होगा। पहला तो होगा भैया कल्चर इन्फ्यूजन, ठीक है। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा नॉलेज शेयरिंग, एक जगह से दूसरी जगह लोग जब मूव करेंगे तो नॉलेज का शेयरिंग होगा। फिर होगा भाई न्यू वे ऑफ मेकिंग टूल्स, कंपोजिंग म्यूजिक, ठीक है ना, कुकिंग फूड, ये सब आइडियाज का शेयरिंग होगा, ठीक है। तो माइग्रेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा जर्नी में? हम लोगों ने ये देखा कि भैया चैलेंजेस क्या क्या थे उस वक्त। फॉरेस्ट से क्रॉस करना कितना मुश्किल काम होगा, डिजर्ट से क्रॉस करना कितना मुश्किल काम होगा, ओशन क्रॉस करना या माउंटेन बड़ा बड़ा क्रॉस करना, सब मुश्किल काम है। लेकिन इसके बावजूद भी इम्पॉसिबल नहीं था कि जर्नी ना किया जाए, जर्नी लोग करते ही थे, ठीक है। क्यों जर्नी करते थे? वाई पीपल मूव्ड? अपने लाइवलीहुड के लिए। फ्लड कहीं पे आ गया जिसकी वजह से ड्रॉट के लिए, मर्चेंट अपना बिजनेस पर्पस से, लैंड कॉन्कर करने के लिए किसी दूसरी जगह से, रिलीजियस टीचर मूव किया करते थे, अपना इंस्ट्रक्शन देता था वो। उसके बाद एडवेंचर्स के लिए, नई नई जगहों को खोज करने के लिए लोग मूव करते थे। ये पूरा कंबाइन है, ठीक है। नेक्स्ट वाले चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी मूवमेंट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वहाँ पे खास करके हंटर्स एंड गैदरर्स का दिया हुआ है कि हंटर्स एंड गैदरर्स कैसे मूव करते थे। ये नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे पूरा एक कंबाइन पढ़ रहे हैं कि हर एक ग्रुप ऑफ पीपल क्यों मूव करते थे और उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है। तो कल्चर इन्फ्यूजन होगा कि नहीं होगा, नॉलेज का शेयरिंग होगा, न्यू वे ऑफ फाइंडिंग टूल्स, न्यू वे ऑफ मेकिंग टूल्स, ठीक है, कंपोजिंग म्यूजिक एंड कुकिंग फूड, नए नए तरीके जो है लोग सीखेंगे। अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं हम लोग। लुक एट मैप वन, वंस मोर हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर्स। एक तरह पे भैया अरेबियन सी, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल, और ऊपर चले जाए तो हिमालय बड़ा बड़ा। तो ये सब हमारा क्या है, नेचुरल फ्रंटियर है, ठीक है। अब इस सब व्हाइल इट वाज डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर्स, ये बहुत डिफिकल्ट है इस फ्रंटियर्स को पास करना। दोज हु वांटेड कुड, जो चाहता है वो कर लेता है। एंड डिड स्केल द माउंटेन्स, और माउंटेन्स भी स्केल कर गया। एंड क्रॉस दिस सीज, और सी को भी पार कर गया। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो कम इनटू द सबकॉन्टिनेंट सेटल हियर, दूसरी जगह से भी आके लोग यहाँ पे आके बसे हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या कहानी। These movements of the people enriched our cultural traditions. People have shared new ways of the carving stones, composing music and even cooking food over several hundred of years. देख चुके हम लोग। अब देखते हैं हम लोग कि नेम ऑफ द लैंड का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से देखना। दो जो है वो नाम इस्तेमाल होता है हमारे कंट्री के लिए। एक नाम इस्तेमाल होता है इंडिया और दूसरा नाम इस्तेमाल होता है भारत, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे इंडिया के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत के बारे में, ठीक है। तो इंडिया का क्या है कहानी? इंडिया जो है वो बना है इंडस रिवर से, ठीक है। दो कंट्री है वर्ल्ड में, एक है ईरान और एक है ग्रीस, ठीक है। ये दोनों कंट्री जो है वो इंडस रिवर
इंडस रिवर को दो नामों से पुकारते थे। कौन कौन सा नाम से भैया? एक तो है हिंदौस और एक है इंदौस, ठीक है। और जो ये इंडस रिवर है, इंडस रिवर के जो ईस्ट वाला जो रीजन था, ठीक है, ईस्ट वाला जो रीजन था उसको कहा जाता था इंडिया। किनके द्वारा कहा जाता था भैया? तो ईरान और ग्रीस वाले लोग कहते थे इंडिया। बाद में ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए ये नाम इस्तेमाल होने लगा इंडिया। अब देखते हैं कि भारत जो है नाम कैसे पड़ा, ठीक है। तो भारत का देख लेते हैं। दूसरा है भारत। भारत जो है, अगर ये इंडिया का जो मैप है, ठीक है, तो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में एक ग्रुप ऑफ पीपल रहता था जिसका नाम था भारत, ठीक है। और ये भारत वर्ड ऋग्वेद में भी मिलता है, ठीक है। ये भारत वर्ड जो है ऋग्वेद में भी मिलता है। और यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल एक रहता था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, इसका नाम था भारत। इसी के नाम पे पूरे सब कॉन्टिनेंट का ओवर पीरियड ऑफ टाइम पूरे सब कॉन्टिनेंट का जो है नाम वो भारत पड़ गया, ठीक है। इस तरीके से दो नाम वजूद में आए हमारे सब कॉन्टिनेंट के लिए, एक था भारत और एक था इंडिया। रीड करते हैं। Two of the words were often used for our country are India and Bharat. The word India comes from the Indus, called Sindhu in Sanskrit. अब सिंधु कहते हैं संस्कृत में। Find Iran and the Greece in your atlas. The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and familiar with the Indus call it the Hindos और इंदौस, दो नाम से पुकारते थे, हिंदौस और इंदौस से। एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर आर कॉल्ड द इंडिया। जो लैंड था ईस्ट ऑफ द रिवर उसको कहते थे इंडिया। द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में ग्रुप ऑफ पीपल रहता था जिसका नाम था भारत। उसी के नाम पे जो है वो भारत वर्ड पड़ा पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए। और ये भारत वर्ड जो है ऋग्वेद में भी मेंशन मिलता है। अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री। बाद में वो पूरे कंट्री के लिए यूज होने लगा। अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं फाइंडिंग अबाउट द पास्ट के बारे में जो है वो कैसे जानते। तीन जो है वो सोर्सेस हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट तीन सोर्सेस पढ़ेंगे। पहला मैन्यूस्क्रिप्ट, दूसरा इंस्क्रिप्शन, तीसरा आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग, ठीक है। तो पहली बात हम देख लेते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट का क्या कहानी है। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है रिटन बाई हैंड, ठीक है। इसका मतलब हो गया रिटन बाई हैंड, ठीक है। और ये दो चीजों पे लिखा जाता था। पहला था पाम लीफ और दूसरा था बार्क ऑफ द बर्च। ठीक है। तो अब पहले रीड करते हैं। देयर आर सेवरल वेज ऑफ द फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। एक तो यह है कि हम लोग सर्च करें चीजों का, दूसरा है कि जो पहले बुक लिखा गया उसको रीड कर लें। दीज आर कॉल्ड द मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैन्यू मीनिंग हैंड। मैन्यू का मतलब क्या हुआ? हैंड। और स्क्रिप्ट का मतलब हो गया लिखना। दिस वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ द ट्री नोन एज द बर्च। दो चीजों पे लिखा जाता था, एक जो था वो पाम लीफ है और दूसरा जो है बार्क ऑफ दी बर्च पे जो ग्रो होता था हिमालय पे। ये ट्री जो है हिमालय के आसपास ग्रो होता था, उसी ट्री के बार्क पे लिखा जाता था मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। ओवर द ईयर्स मेनी मैन्यूस्क्रिप्ट वेयर इटन अवे बाय द इंसेक्ट। ये बायोडिग्रेडेबल है, कॉमन सेंस की बात है। तो बायोडिग्रेडेबल इंसेक्ट अटैक करके बहुत सारा जो मैन्यूस्क्रिप्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन बहुत सारा मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो बच गया, ठीक है। तो बच गया कहाँ? जो टेम्पल में रखा रह गया और जो मोनेस्ट्रीज में रखा रह गया। दिस बुक्स डील्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ दिस सब्जेक्ट। इस सारे फील्ड में लेवल ऑफ नॉलेज देता है, जैसे रिलीजियस बिलीफ पे एंड प्रैक्टिसेस पे, द लाइफ्स ऑफ द किंग्स पे, मेडिसिन पे, साइंस पे। बिसाइड्स देयर वेर इपिक्स, पोएम्स, प्लेज, मेनी ऑफ दिस वेर रिटन इन द संस्कृत। बहुत सारा जो संस्कृत में भी लिखा हुआ था। अदर्स वेर रिटन इन द प्राकृत। अब देखो दो तीन लैंग्वेज में मिलते हैं। एक संस्कृत में मिलता है, प्राकृत लैंग्वेज जो है वो ऑर्डिनरी पीपल का लैंग्वेज है।
और तमिल में भी मिलता है, ठीक है ना। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। अब एक तो हम लोग जो है वो पढ़ लिए क्या, मैन्युस्क्रिप्ट भैया, रिटन बाय हैंड, बेसिकली रिटन ऑन द पाम लीफ एंड द बार्क ऑफ द बर्च पे प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इंस्क्रिप्शंस के बारे में कि इंस्क्रिप्शंस की क्या कहानी है। अब हो गया इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को क्या कहते हैं भैया, एपिग्राफी, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शंस के स्टडी को कहते हैं एपिग्राफी। और ओल्ड राइटिंग जो है, ओल्ड राइटिंग के स्टडी को क्या कहते हैं, ओल्ड राइटिंग के स्टडी को कहते हैं पैलियोग्राफी, ठीक है। अब देखो इंस्क्रिप्शंस का डेफिनेशन क्या है, रिटन ऑन द हार्ड सरफेसेस। अब रिटन ऑन द हार्ड सरफेसेस, रिटन ऑन हार्ड सरफेसेस। अभी हार्ड सरफेसेस क्या क्या हो सकता है, स्टोन, ठीक है, मेटल प्लेट, क्या हार्ड वुड भी हो सकता है, याद रखना इसमें नहीं दिया हुआ है। हार्ड वुड पे भी अगर कुछ इंफॉर्मेशन इंस्क्राइब किया जाता है ना तो वो आएगा हमारा किसके अंदर, वो आएगा इंस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। अब देखो जब इस तरीके का इंफॉर्मेशन जो है वो लिखा जा रहा है किसी हार्ड सरफेसेस पे, इसका मतलब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करे वो, इसलिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, हमारा इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको, पीपल कुड सी रीड एंड ओबे देम, देयर आर राइटिंग्स ऑन द रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन और मेटल, समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब सो दैट द पीपल कुड सी, रॉयल ऑर्डर वगैरह, जैसे रॉयल ऑर्डर, जैसे रॉयल ऑर्डर हो गया, फिर उसके बाद बैटल का इंफॉर्मेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इंस्क्रिप्शंस पे मिलता है हम लोगों को, ठीक है। एक बार रीड करते हैं, दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन और मेटल, समटाइम्स किंग गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम, ठीक है। इस तरह के इंफॉर्मेशन जो स्क्राइब करके एक चौराहे पे लगा दिया जाता था, लोग आते थे जाते थे और देखते थे कि भैया ये रूल रेगुलेशन आया है हमारे एरिया के लिए, हमारे रूलर ने जो है ये काम किया है। There are other kinds of the inscriptions as well where men and the women including kings and the queens recorded what they did. For example, kings often kept record of victories in the battle. अब बैटल का सारा इंफॉर्मेशन इंस्क्रिप्शन में मिल जाता है, ठीक है। ये जो है देख रहे हो, ये इंस्क्रिप्शन का ये है जो अशोकन इंस्क्रिप्शन का जो हमारा कहाँ मिला, कंधार में मिला है। इसमें 2 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ, देखो ऊपर का इंस्क्रिप्शन वाज रिटन इन द 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट लैंग्वेज, एक ग्रीक है जो टॉप में है, अरमेइक है जो बिलो में है। ऊपर वाला देखो ग्रीक में है और नीचे वाला क्या है, अरमेइक में है। तो ये इस तरीके का लैंग्वेज जो है नॉर्थ वेस्ट में उस एरिया में चलता था, अफगानिस्तान तरफ, इसलिए ये 2 लैंग्वेजेज में मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में। 2 हम लोग पढ़ चुके हैं, एक मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ चुके हैं, एक इंस्क्रिप्शन पढ़ चुके हैं, अब तीसरा पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में। देयर वेयर मेनी अदर थिंग्स दैट वेयर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, दोज हु स्टडी दिस ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पास्ट में मिली है, उनको जो स्टडी करता है, जो साइंटिफिक स्टडी करके और चीजों को बताता है, इतिहास उसके बारे में बताता है, उसको क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स, ठीक है, मेड ऑफ द स्टोन, ब्रिक्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट, डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। एक्सकेवेट का मतलब हो गया टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड द क्वाइंस। अब देखो क्वाइंस आया तो क्वाइंस की स्टडी को क्या कहते हैं, क्वाइंस की स्टडी को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक, ठीक है। क्वाइंस की स्टडी को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक, ठीक है। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन,
मेड ऑफ स्टोन, अदर आर बोन्स, बेक्ड क्ले और मेटल ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सबस्टेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखो इम्पेरिशेबल सबस्टेंसेस उसको कहते हैं जो जल्दी खराब नहीं होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर गया, ठीक है। जो कोई हार्ड सर्फेस रहा वो लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर गया, लेकिन जो पेरिशेबल गुड्स रहेगा वो तो डिस्ट्रॉय हो गया। जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट जो बना हुआ था पाम लीफ पे और हमारा इस पे द बार्क ऑफ द बर्च पे, वो तो इंसेक्ट के द्वारा डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन बहुत सारा बच गया जो मोनेस्ट्रीज और टेम्पल में रखा रह गया, ठीक है। इसी तरीके से जो इम्पेरिशेबल गुड्स था वो बच गया, और जो पेरिशेबल गुड्स था वो तो खत्म हो गया कहानी उसका, सबस्टेंसेस का। अब हम लोग देखते हैं कि देखो ये दो पिक्चर दिया हुआ, ये है पॉट और ये जो है क्या है, ओल्ड सिल्वर कॉइन्स है। ये देखो कितना रफली है ये। अब जैसे आर्कियोलॉजिस्ट जो है एक और चीज पे ध्यान देता है, बोन्स पे, ठीक है। बोन्स पे क्यों ध्यान देता है वो हम लोग देखते हैं। बोन्स से आखिर ऐसा क्या पता चलेगा भैया? बोन्स पे ध्यान देने से ये पता चलेगा कि उस वक्त के लोग जो है खाते क्या थे। जैसे बर्ड का बोन्स मिला तो बर्ड का बोन्स से ये पता चलेगा कि उस वक्त बर्ड कौन सा कंज्यूम किया जाता था। फिश का मिला तो फिश से ये पता चलेगा फिश कंज्यूम होता था भैया। एंड आउट ऑफ पीपल एट इन द पास्ट, ये हमको पता चलेगा बोन से, ठीक है। तो हम लोगों ने सेकंड पैराग्राफ में ये देखा था कि क्या क्या हम लोग जान सकते हैं, उसमें से एक टॉपिक ये भी था कि लोग क्या खाते थे, ये हम लोग पता कर सकते हैं। तो किस तरीके से पता कर सकते हैं? आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से, वो भी बोन्स जब मिलता है तो पता चलता है। देखते प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली, सीड्स ऑफ द ग्रेन और द पीसेस ऑफ द वुड हैव बीन बर्न्ड, दे सर्वाइव इन ए चार्ड फॉर्म। जला हुआ फॉर्म में मिला है सीड्स, ठीक है। इससे ये पता चलेगा कि ये ग्रेन जो है वो कंज्यूम किया जाता था। अब हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स, पहले ही बता चुके हैं कि ये सब क्या है, सोर्स है, जिससे हम लोग हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। जैसे मैन्युस्क्रिप्ट एक सोर्स हो गया, इंस्क्रिप्शन एक सोर्स हो गया, आर्कियोलॉजी एक सोर्स हो गया, ठीक है। वन सोर्सेस आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर्स। एक सोर्सेस मिलता है, उससे हम लोग चीजों को पता करते हैं। एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, धीरे धीरे चीजों को जो है वो इकट्ठा करते हैं, पता करते हैं कि क्या क्या हुआ है पास्ट में। सो हिस्टोरियंस एंड द आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स, ये कैसा काम करता है? डिटेक्टिव के जैसा। हु यूज ऑल दी सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, ये क्लू के जैसा काम करता है। जैसे एक क्वाइंस मिल गया तो क्वाइंस से ये पता चलेगा भैया कि उस वक्त ये मेटल जो है नोन था या मेटल नोन नहीं था, ठीक है। उस वक्त इस तरह की टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। कितना रफली कॉइन मिला है, कितना फाइन कॉइन मिल रहा है, किसी डेटी का इंस्क्राइब किया हुआ तो पता चलता था कि उस वक्त इस गॉड को जो पूजा किया जाता था। तो इस तरीके से चीजें जो है आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, फाइंड करते हैं चीजों को क्लू निकाल के, ठीक है। अब ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग है ये जानना कि वन पास्ट और मेनी, किसी से भी पूछ दो कि भैया एक पास्ट या मेनी पास्ट, तो बहुत सारा पास्ट। कैसे? वाई? अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल के लिए अलग अलग पास्ट है, याद रखना, अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल के लिए अलग अलग पास्ट है। आज भी देख लो कि शहरों का अलग लाइफ है, विलेज का अलग लाइफ है, ठीक है। और अंडमान निकोबार आइलैंड में चले जाओगे तो वहां का ट्राइब का अलग लाइफ है। तो आज के ही पीरियड में देख लो तो अलग अलग जो है ग्रुप ऑफ पीपल के लिए अलग अलग हिस्ट्री है। ठीक उस तरीके से भी उस वक्त भी एग्जिस्ट करता था। फॉर एन एग्जाम्पल, द लाइफ ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द किंग एंड द क्वींस, दोनों का अलग अलग कहानी है। द लाइफ ऑफ द मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द क्राफ्ट पर्सन्स एंड सो ऑल्सो इट इज ट्रू इवन टूडे, पीपल फॉलोइंग डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन द पार्ट ऑफ द कंट्री। तो अगर हम ये बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आज हम लोग ये देखें कि अंडमान निकोबार आइलैंड में आज भी लोग कैसे अपना लाइवलीहुड जीते हैं। दे गेट देयर ओन फूड, वो अपना खुद का फूड लेते, कैसे? फिशिंग के द्वारा, हंटिंग के द्वारा, कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस के द्वारा। आज भी वहां पे फिशिंग चल रहा है, हंटिंग चल रहा है और कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस चल रहा है अंडमान निकोबार आइलैंड में। लेकिन यही अगर हम बात करते हैं शहरों की, इसके कॉन्ट्रास्ट बात करते हैं शहरों की, जैसे दिल्ली का एग्जांपल ले लेते हैं, तो दिल्ली में अगर पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, राजस्थान से, अगर इन सारे स्टेट से अगर फूड अगर नहीं आता है, ग्रेन नहीं आता है, फल फ्रूट नहीं आता है, तो वहां का खाना बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों को। एक तो ये हो गया डिफरेंस, जिसकी वजह से अलग अलग हिस्ट्री देखने के लिए मिलता है। एक बिसाइड देयर अनदर काइंड ऑफ द डिफरेंस इज ऑल्सो, क्या है? वी नो अ ग्रेट डील अबाउट द किंग्स एंड द अदर बैटल्स। क्यों? क्योंकि वो रिकॉर्ड रखते थे, इसलिए बिकॉज दे केप्ट द रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज। जनरली जो है इन लोग रिकॉर्ड रखता था, रूलर्स
क्वींस, ये सब रिकॉर्ड रखते थे अपना, कौन सा बैटल लड़ा, कौन सा बैटल नहीं लड़ा। लेकिन ऑर्डिनरी पीपुल सच एज द हंटर्स, फिशिंग फॉर गैदरर्स, फार्मर्स और द हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ द व्हाट दे डिड। लेकिन ऑर्डिनरी पीपुल अपना रिकॉर्ड नहीं रखते थे, और क्यों रखेंगे वो रिकॉर्ड, ये भी तो लॉजिक है। वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर, लेकिन सवाल ये है कि हम लोग को पता कैसे चलता है फिर ऑर्डिनरी पीपल के बारे में, वो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से पता चलता है। जब खुदाई होता है, जब एक्सकेवेट किया जाता है, तब चीजें जब वहां से निकलती है तो उसको। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है व्हाट डू डेट्स मीन। डेट्स का मतलब क्या होता है, डेट्स के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग देख लेंगे। 5 लेटर जो है वो डेट्स में इस्तेमाल होता है, एक एक करके सारे लेटर को पहले हम लोग पढ़ते हैं। लेटर विद डेट्स। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे जीसस क्राइस्ट के बर्थ से, ठीक है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से। तो 2 सिचुएशन निकलता है यहाँ से। एक तो अगर हम ये बात करें कि भैया कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद की बात है, क्या है, आफ्टर, ठीक है, तो 2 लेटर इस्तेमाल होता है, एक होता है एडी और दूसरा है सीई। एडी का मतलब क्या हुआ, एनो डोमिनी। इसका मतलब क्या होता है, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। और सी का मतलब क्या हुआ, कॉमन एरा। ये दोनों लेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर बात करना हो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद की बात। और अगर जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले के बारे में बात करते हैं तो 2 लेटर इस्तेमाल होगा, एक इस्तेमाल होगा BC और दूसरा इस्तेमाल होगा BCE। इसका मतलब क्या हुआ, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। और इस BC का मतलब क्या हुआ, बिफोर क्राइस्ट, सही है। एक लेटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं BP। अब इसका क्या मतलब हुआ, बिफोर प्रेजेंट, ठीक है। एग्जाम्पल्स अगर हम समझे, अगर ये बात करें कि 3000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर 2025 को माइनस कर देते हैं तो 975 आएगा, ठीक है। अब 2025 तक तो एडी है जो कि कंप्लीट हो गई। अब बच गया क्या भैया कि 975 कहाँ जाएगा, तो 975 इस तरफ वाला जो लाइन है वो BC की लाइन है, यहाँ तक जो 2025 है वो तो इसके अंदर चला गया भैया। अब बच गया 975 BC, ठीक है। तो अगर हम ये कहेंगे 975 BC और 3000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, दोनों बात जो है वो इक्वल है। इस तरीके से 5 लेटर के बारे में हम लोगों ने देखा। पहला AD और CE, अगर आफ्टर बात करते हैं तो, बिफोर बात करते हैं तो BC और BCE, 4 लेटर हो गया, ठीक है। एक है BP, बिफोर प्रेजेंट। आप AD इस्तेमाल कीजिए या C इस्तेमाल कीजिए, दोनों बात बराबर ही है, या BC इस्तेमाल कीजिए BCE इस्तेमाल कीजिए, दोनों बात बराबर है, ठीक है। एक क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगी। अगर इस तरीके से क्वेश्चन रहा मैच दी फॉलोइंग का, कि एक तरफ टर्म दिया हो, सही है, और दूसरी तरफ उस टर्म को डिस्क्राइब किया हुआ हो, तो हम लोग जो है वो टर्म से डिस्क्रिप्शन की तरफ नहीं जाएंगे, इस तरफ से इस तरफ नहीं जाएंगे, इस तरफ से इस तरफ जाएंगे, ये अप्रोच करेंगे हम लोग। पहले डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद टर्म को देखेंगे किस में फिट हो रहा है, ठीक है। अगर इस तरीके से देखते हैं तो द फर्स्ट बिग किंगडम हम लोग को पता है मगध, हंटिंग एंड गैदरिंग पता है नर्मदा वैली, सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स अगो, सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स अगो। देखो 2500 ईयर्स अगो इसमें मेंशन किया हुआ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ये कहाँ जाएगा भैया, गंगा वैली में, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी के पास जो सिटीज़ का डेवलपमेंट होता है 2500 ईयर्स अगो। अर्ली एग्रीकल्चर, गारो हिल्स। द फर्स्ट सिटीज़
पता है आपको इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास। इस तरीके से मिलाना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप बने रहिए द पावर ऑफ एनसीईआरटी के सीरीज के साथ, एक एक करके सारी एनसीईआरटी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 में। और आप देख रहे हैं कि हर एक चीज़ को जो है वो सलीके से बताया जा रहा है, आपको आसान भाषा में बताया जा रहा है। आप जो है एक एक एनसीईआरटी को इस तरीके से जब पढ़िएगा तो फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। सही है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।